कोई ऐसा कलेक्टिव डिसीजन मेरे विचार के विपरीत होता है तो मुझे क्या करना चाहिए। मूवमेंट में, सोशल मूवमेंट में काम करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने परिवार को निगलेक्ट करें, कि सामाजिक बदलाव की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति से होती है, कि सामाजिक बदलाव का कार्य एक नीरस कार्य है, एक बोरिंग वर्क है। सामाजिक संगठनों में और आंदोलनों में काम करना मतलब कुछ त्याग करना है। हम सब लोग एक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है। समाज में जिस तरह का बदलाव हमें अपेक्षित है उस तरह का बदलाव लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मूवमेंट 21 के उद्देश्यों को यदि हम देखें तो ये बहुत ही स्पष्ट है। हम हमारे देश में, हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति में, समाज में हमारे मानवीय संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं। समानता, जिसमें सामाजिक समानता, लैंगिक समानता और सभी प्रकार की समानता शामिल है। उसके साथ स्वतंत्रता, न्याय, सामाजिक सौहार्द और पर्यावरण मित्रता, ये मूल्य हम हमारे संविधान से धरातल पर उतारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के विचारों में और उसके व्यवहार में ये मूल्य स्थापित हो, और यही हमारे लिए सामाजिक बदलाव है। प्रश्न यह है कि यह कैसे किया जा सकता है। तो आज हम कुछ समय इसी प्रश्न का उत्तर देने में और उत्तर खोजने में लगाएंगे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सामाजिक बदलाव अर्थात व्यक्तियों में बदलाव, अर्थात व्यक्तियों के विचारों में और उनके व्यवहार में बदलाव। इसलिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि सामाजिक बदलाव की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति से होती है। इसलिए सामाजिक बदलाव की शुरुआत मुझसे होनी चाहिए, हमारे प्रत्येक सदस्य से होनी चाहिए। यह जो बदलाव है ये एक प्रक्रिया है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे संवैधानिक मानवीय मूल्य हमें स्वयं अपने भीतर लाने हैं, उन्हें आत्मसात करना है और उनको आत्मसात करते हुए हमारे व्यवहार में भी लाना है। सामाजिक और लैंगिक समानता का जो मूल्य है वो हमें हमारे दैनिक आचरण का हिस्सा बनाना है। हमें प्रयास करना है कि हम जो भी करते हैं, सुबह से लेकर रात तक जो भी हम गतिविधियां करते हैं, उन सब में हम कॉन्शियसली हमारे इन मूल्यों का पालन करें, और ये बदलाव धीरे धीरे हमें आएगा। ये बात समझने की ज़रूरत है कि मैं स्वयं को बदले बगैर किसी अन्य को नहीं बदल सकता। इसलिए मूवमेंट 21 के प्रत्येक सोशल ट्रांसफॉर्मर को सबसे पहले स्वयं बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है, और फिर ये प्रक्रिया, ये बदलाव की प्रक्रिया अन्य लोगों तक पहुंचाने का काम करना है। इस बात को यदि हम समझ लें तो ये जो बार बार प्रश्न हमें पूछा जाता है और हमारे सामने आता है कि हम अन्य लोगों को कैसे बदलें, वे बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, ये प्रश्न तब नहीं आएंगे जब हम स्वयं बदल चुके होंगे। क्योंकि ये बात तय है कि किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को हम केवल अपने शब्दों से नहीं बदल सकते, उन्हें हमें हमारे व्यवहार से ही बदलना होगा। एक और कॉमन मिस्टेक है, एक बहुत आम तौर पर होने वाली, यूँ कहें गलती है जो हम करते आ रहे हैं और करते हैं, और वो ये है कि हम जिस व्यक्ति को बदलना चाह रहे हैं, जिस व्यक्ति तक इन मूल्यों को पहुंचाना चाह रहे हैं,
उनसे हम आर्गुमेंट्स करके, तर्क के आधार पर उनको परास्त करके उनको बदलने का प्रयास करते हैं। तो हमें ये बात समझनी होगी कि हम किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं बदल सकते जब तक वह व्यक्ति स्वयं बदलना न चाहे। उस व्यक्ति में जब तक बदलाव की प्रामाणिक इच्छा जागृत नहीं होगी तब तक उस व्यक्ति में बदलाव लाना संभव नहीं है। और ये बात बिल्कुल हमें समझ लेनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति में बदलाव की इच्छा जागृत करना है तो वह उस व्यक्ति को हमारे वाद विवाद में तर्कों के आधार पर हराकर और परास्त करके नहीं किया जा सकता। किसी आर्गुमेंट में आप उसको हराकर उसको कुछ समय के लिए चुप करा सकते हैं, उसमें बदलाव की इच्छा नहीं निर्मित कर सकते। और इसलिए सबसे बुनियादी ज़रूरत यह है कि जिस व्यक्ति से हम चर्चा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को बदलने का हम प्रयास कर रहे हैं, उस व्यक्ति को हम पूर्णतः स्वच्छ मन से स्वीकार करें। उस व्यक्ति की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनके साथ में स्वीकार करें। जब तक हम किसी व्यक्ति को पूर्णतः स्वीकार नहीं करते तब तक हम उसमें बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर सकते। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी होगी वो यह है कि ये बदलाव की प्रक्रिया कठिन है। मेरे स्वयं के बदलाव की प्रक्रिया कठिन है और उतनी ही कठिन किसी और के बदलाव की प्रक्रिया है। इसलिए हमें समझना होगा कि यह प्रक्रिया धीमी होगी। एक या दो बैठकों में किसी व्यक्ति से चर्चा करके उसमें हम बदलाव नहीं ला सकते। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति की मदद करें इस बदलाव की प्रक्रिया में, और इस पूरी बदलाव की प्रक्रिया में निरंतर उसके साथ बने रहे। ये प्रक्रिया कितनी लंबी है तो यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होंगी। हो सकता है कुछ लोगों को इस तरह का बदलाव लाने में, जब मैं कहता हूं कि बदलाव लाना है तो उसके मायने क्या है? उसके मायने ये है कि किसी व्यक्ति के विचारों में, उसके व्यवहार में, उसकी सभी गतिविधियों में हमारे समानता के मूल्य, जिसमें सामाजिक, लैंगिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह की समानता शामिल है, उसके मूल्य आए। स्वतंत्रता का मूल्य आए। स्वयं की स्वतंत्रता के साथ साथ हमारे आसपास के सभी लोगों की स्वतंत्रता को स्वीकार करें, उसका सम्मान करें। साथ ही न्याय की भावना उसमें उत्पन्न हो, उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में न्याय हो, किसी के विरुद्ध या किसी के साथ वह अन्याय न करे। साथ ही समाज में सौहार्द के साथ मिलजुल कर, भाईचारे के साथ, जो फ्रैटर्निटी शब्द उपयोग में आता है, उसके साथ मिलजुल कर रहे, सहयोगात्मक तरीके से सामूहिक रूप से हम विकसित हो और समृद्ध हो और खुश रहें। साथ ही यह मूल्य भी आना जरूरी है कि हमारा जो पर्यावरण है उससे हम मित्रवत व्यवहार करें, उसको हानि न पहुंचाएं, उसको नष्ट न करें। क्योंकि यदि पर्यावरण नष्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो पूरे मनुष्य जीवन को ही संकट में डालता है। इसलिए ये सभी मूल्य जब एक व्यक्ति के विचारों और व्यवहार में आ जाएंगे तब हम कहेंगे कि वो व्यक्ति बदल गया है। और जब पूरे समाज में अधिकतर व्यक्तियों के विचारों और व्यवहारों में ये बदलाव आएगा तब हम कह सकेंगे कि हमारा समाज बदल गया है। हम ये भी मानते हैं कि जब तक ये मूल्य हमारे समाज में स्थापित नहीं हो जाते तब तक केवल आर्थिक प्रगति करके या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत जो संरचनाएं हैं उनका विकास करके हम एक खुशहाल और समृद्ध और गरिमा में जीवन नहीं जी सकते। आर्थिक विकास जिस तरह से हो रहा है, हम देख रहे हैं कि उससे जो लाभान्वित है वो बहुत सीमित है। और इसलिए इन विकासों के अनेक आयामों से मात्र उनसे एक गरिमापूर्ण, समृद्ध और खुशहाल जीवन संभव नहीं है। ये मानवीय मूल्य जो हमारा संविधान हमें देता है ये उसके लिए अनिवार्य है। एक और गलती हमारे सोशल ट्रांसफॉर्मर्स करते हैं वो ये है कि
जो व्यक्ति है जिसे वे बदलना चाहते हैं उसे वो मूर्ख मान बैठते हैं, उसे वो अज्ञानी समझते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को मूर्ख और अज्ञानी समझकर उससे बात करेंगे तो हम कभी भी उस व्यक्ति में बदलाव की इच्छा जागृत नहीं कर सकते। हो सकता है कि वह व्यक्ति आपकी बात सुने और कुछ समय के लिए स्वीकार भी करे, पर यह हमारा मानना और ये हमारी समझ कि वो हमसे कम ज्ञानी है या फिर वो अज्ञानी या मूर्ख है, ये कुछ तरह के इनविजिबल बैरियर्स क्रिएट करता है संवाद में। हमारे संवाद में वो प्रामाणिकता नहीं दिखती। इसलिए जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम पहले उस व्यक्ति को उसकी कमियों खामियों के साथ पूर्ण रूप से स्वीकार करें और एक मित्रवत व्यवहार के साथ उससे बातचीत करें, उससे संवाद करें। एक और महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है कि जब इस तरह का संवाद हम करते हैं तो उसमें हम कभी भी अपने आप को किसी एक आइडेंटिटी के साथ जोड़कर न देखें। हमें हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी, हमारी सोशल आइडेंटिटी या हमारी भाषाई क्षेत्रीय आइडेंटिटी या इवन लिंग की जो आइडेंटिटी है, जेंडर आइडेंटिटी है, उसको किनारे रखकर और जिस व्यक्ति से हम संवाद कर रहे हैं उस व्यक्ति की आइडेंटिटीज को भी उससे दूर करके केवल एक मनुष्य और एक व्यक्ति और व्यक्ति के रूप में उससे संवाद स्थापित करें। क्योंकि यदि हम किसी धर्म, अपने आप को किसी एक धर्म का मानते हुए, किसी एक जाति विशेष का या वर्ग विशेष का मानते हुए और अगले व्यक्ति को किसी एक धर्म विशेष का और जाति विशेष का मानते हुए यदि व्यवहार और संवाद करते हैं तो उसमें कुछ इनविजिबल बैरियर्स क्रिएट होते हैं। वो बैरियर्स हमारे लिए इनविजिबल हो सकते हैं पर उस व्यक्ति के लिए नहीं। उस व्यक्ति को दिखते हैं, वो महसूस होते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह का संवाद हमें स्थापित करना है, प्रामाणिक संवाद स्थापित करना है, वो स्थापित नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल रह जाता है। कहीं ना कहीं उस संवाद का जो परिणाम है वो परिणाम हमें प्राप्त नहीं होता। और हम सब ये समझते हैं कि बदलाव के लिए एक अच्छा, सरल और प्रामाणिक संवाद आवश्यक है। उसके बगैर बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। तो इसलिए हमारी जो आइडेंटिटीज़ हैं और अन्य व्यक्ति की जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको पूरी तरह से भूलकर एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को देखना है और एक व्यक्ति के रूप में अगले व्यक्ति को देखना है और हमारा संवाद स्थापित करना है। हम सब समझते हैं और मानते भी हैं कि सामाजिक बदलाव का जो कार्य है वो कठिन कार्य है। लेकिन एक बात हम अक्सर भूल जाते हैं, वो यह है कि कोई भी छोटा काम अब जब आप करना चाहते हो, आप शिक्षक हैं, आप पढ़ाने का काम करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। एक इंजीनियर को, डॉक्टर को, अकाउंटेंट को, सबको जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें पढ़ना होता है, प्रशिक्षित होना होता है, उसके लिए एक अनुभव प्राप्त करना होता है। लगभग उसी तरह के प्रशिक्षण की और तैयारी की आवश्यकता सामाजिक आंदोलन में भी है। और जो सोशल ट्रांसफॉर्मर्स है, जो सामाजिक बदलाव करता है, उनको भी प्रशिक्षित और तैयार होने की ज़रूरत है। हम अक्सर इसको कॉमन सेंस की बात मानकर चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि ये ऐसा काम है जो कोई भी कर सकता है। बट मूवमेंट 21 का ये मानना है कि ये काम करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए पूरी तरह मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, ज्ञान के संदर्भ में, अनुभव के संदर्भ में और समझ के संदर्भ में तैयार हों। और इसी तरह की तैयारी हम मूवमेंट 21 में हमारे सदस्यों को कराते हैं और इस पर हम काफ़ी जोर देते हैं। इसलिए प्रत्येक सोशल ट्रांसफार्मर को ये प्रयास करना है कि वो निरंतर इस सामाजिक बदलाव के कार्य के लिए अपने आप को तैयार करते रहें। वो जब स्वयं बदल रहे हैं उस समय इसकी तैयारी वो करते रहें और साथ ही जब वो दूसरे लोगों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं उस दौरान भी ये बदलाव की और इस तैयारी की प्रक्रिया को जारी रखें। एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक बदलाव के कार्य का यह भी है कि एक सामाजिक बदलावकर्ता को या सोशल ट्रांसफॉर्मर को स्वप्रेरित होकर काम करना होगा। उसे कोई संगठन का सदस्य काम करने के लिए कहता है या कहती है
और इसलिए वह व्यक्ति या हमारी सदस्य ऐसा काम करती हैं, तो फिर वो बहुत लंबे समय तक ये काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सोशल ट्रांसफॉर्मर है वो स्वप्रेरणा से काम करें और ये अपेक्षा न करें कि उसे कोई मोटिवेट करें या फिर उसे कोई बार बार किसी काम को करने के लिए कहें। सामाजिक कार्य में हमें निरंतर कार्य करना होता है, लंबे समय तक कार्य करना होता है और इस तरह का कार्य हम तभी कर सकते हैं जब हमें अंदर से प्रेरणा मिलती हो, हम स्वप्रेरित हो। ये बात सही है कि समय समय पर बाहरी मोटिवेशन मददगार होता है, उसकी आवश्यकता भी हमें महसूस होती है, बट वो रहे तो अच्छा है और वो न भी हो तब भी हमें अपना काम नहीं रोकना है। हमारा काम निरंतर जारी रहना चाहिए और इसके लिए हमें अंदर से ही प्रेरित, स्वयं से ही प्रेरित होते रहना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर बात करने की ज़रूरत है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि सामाजिक कार्य या फिर सामाजिक आंदोलनों में जो लोग शामिल हैं वो अपने परिवार को निग्लेक्ट करते हैं, उनके परिवार के प्रति उनका दुर्लक्ष्य होता है, वे परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमें इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को, इस समझ को बदलना होगा, क्योंकि यदि इस समझ के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हमसे नहीं जुड़ सकते। हम ये चाहते हैं कि सामाजिक बदलाव का कार्य परिवार को निग्लेक्ट करने का कार्य न बनते हुए परिवार के लिए ही किया जा रहा कार्य बने। और यदि आप वास्तविक रूप से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सामाजिक कार्य एक तरह से हमारे परिवार के वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने का ही कार्य है। उस वक्त जब हम ये कार्य कर रहे होते हैं तो संभव है कि हमारे परिवार के सदस्य और समाज के लोग इस बात को न समझते हो, न समझ पा रहे हो, पर हम इस बात को समझते हैं। और इसलिए किसी मूवमेंट में, सोशल मूवमेंट में काम करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने परिवार को निगलेक्ट करें या हम अपने परिवार को जो समय देना आवश्यक है वो न दें। ये दोनों काम सही तरह से एक साथ किए जा सकते हैं और एक साथ किए जाने चाहिए। हमें इस कॉन्सेप्ट को बदलना होगा और एक नया कॉन्सेप्ट लाना होगा कि जो लोग मूवमेंट्स पे जुड़ते हैं, जो लोग सोशल मूवमेंट्स में, सामाजिक आंदोलनों में काम करते हैं, वो अपने परिवार का अधिक ध्यान रखते हैं, वो अपने परिवार के प्रति अधिक जिम्मेदार महसूस करते हैं और सामाजिक आंदोलनों में भी वो जो कार्य करते हैं वो भी परिवार के लिए ही है। और यदि ऐसी समझ हम विकसित कर पाएंगे तो हमें बड़ी संख्या में साथी मिलेंगे, साथ में काम करने वाले लोग मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं। सामाजिक संगठन में काम करना बेसिकली एक टीम वर्क है। मूवमेंट 21 में इसका और अधिक इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि मूवमेंट 21 में कलेक्टिव इंटेलिजेंस, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और कलेक्टिव वर्क की हम बात करते हैं। तो अक्सर हमें टीम के रूप में कार्य करना होता है और जब हम टीम के रूप में कार्य करते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के अनुभव में आते हैं। अक्सर हम ये महसूस करते हैं, ये अनुभव करते हैं कि कोई कार्य अकेला करना आसान है, उसको हम तेज गति से कर सकते हैं। कभी कभी उसी कार्य को समूह के रूप में करने में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, समय अधिक लगता है और यह भाव आता है कि ये जो कलेक्टिव वर्क हम करते हैं, टीम के रूप में हम वर्क करते हैं, उसको छोड़ दें और व्यक्तिगत रूप से हम इसको करते रहें। जब आपके मन में ऐसा विचार आए तब आप ये ध्यान रखें कि इस विचार को आपको तुरंत दूर कर देना है, क्योंकि टीम के रूप में कार्य करना न केवल सही तरह से कार्य करना है बल्कि वह एक सामाजिक आंदोलन को सफल बनाने की अनिवार्य शर्त है। एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कार्य करके सामाजिक बदलाव नहीं ला सकता। यह सामूहिक कार्य है और टीम वर्क के रूप में ही किया जाना है। जब हम टीम वर्क करते हैं तभी हमें ध्यान रखना होगा कि हम
किसी विषय पर, किसी पहलू पर, किसी गतिविधि में यदि व्यक्तिगत रूप में वो काम करें तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, पर वही काम एक टीम के रूप में करें तो हमारी गति धीमी हो जाती है। और यदि हमें चुनना हो कि मैं व्यक्तिगत रूप से तेज चलूं या फिर पूरी टीम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ूं, तो हमें हमेशा दूसरा विकल्प चुनना है। व्यक्तिगत रूप से तेजी से आगे बढ़ने के बजाय हमें टीम के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ने के विकल्प को चुनना होगा, क्योंकि वही सही मार्ग है सामाजिक आंदोलन को आगे ले जाने का। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय टीम वर्क में आता है और खासकर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में आता है। उसको समझने की ज़रूरत है। जब 8 या 10 लोग मिलकर किसी विषय पर चर्चा कर रहे हो और उस पर निर्णय लेना चाहते हो, तो ये संभव नहीं है कि हमेशा उन 10 लोगों की ओपिनियंस, उनके विचार पूरी तरह से समान होंगे या फिर वो हर एक बात पर सहमत होंगे। यह संभव है कि उनमें विचारों के अंतर होंगे और वो विचारों के अंतर बहुत सामान्य और स्वाभाविक है। हम सब लोग अलग अलग परिवेश से आते हैं। हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, हमारी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है वो अलग अलग होती हैं। हमारा अनुभव अलग होता है, हमारा परिवेश अलग है, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है। और ये सब चीज़ें इतनी अलग है कि जब हम एक टेबल पर बैठेंगे निर्णय लेने के लिए या चर्चा के लिए, तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि कुछ मुद्दों पर हमारे अलग अलग विचार होंगे, लेकिन हमारा अल्टीमेट उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव एक है, हमारी विचारधारा एक है। और इसलिए हमें यह समझना होगा कि जब भी कोई कलेक्टिव डिसीजन होता है, उसमें यह आवश्यक नहीं है कि वो मेरी ओपिनियन या मेरे विचार के अनुसार ही हो। और जब कोई ऐसा कलेक्टिव डिसीजन मेरे विचार के विपरीत होता है या मेरे विचार या मेरी ओपिनियन के अनुसार नहीं होता, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे क्या ये करना चाहिए कि ये निर्णय मेरी ओपिनियन के अनुसार नहीं है या ये मेरे विचार के अनुसार नहीं है, तो अब मैं इस डिसीजन को लागू करने में कोई मेरी भूमिका नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। इस तरह का विचार हमें बिल्कुल नहीं लाना है। जब भी कोई कलेक्टिव डिसीजन होता है तो वह डिसीजन पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है और उस डिसीजन को इसी तरह से लागू करना है जैसे वो आपका स्वयं का डिसीजन हो। टीम के रूप में कलेक्टिव डिसीजन लेते समय ये अक्सर होगा, कभी आपके मत जो है उससे सहमत होते हुए या फिर उसके अनुसार निर्णय होंगे, कभी आपके मतों या विचारों के अनुसार नहीं होंगे, और उसी समय हो सकता है वो किसी अन्य सदस्यों के विचारों के अनुसार हो या ना हो। इसलिए हमें एक बात गांठ बांध लेनी है कि जब भी कोई डिसीजन कलेक्टिव डिसीजन बॉडी लेती है तो वो निर्णय सबका निर्णय होता है और उसको लागू करने की जिम्मेदारी, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सबकी होती है। भले ही वो मेरे अनुसार हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन जैसे ही कोई निर्णय लिया जाता है मुझे जुट जाना है उस निर्णय को लागू करने के लिए। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हम एक टीम के रूप में बेहतर कार्य कर सकते हैं। एक और पहलू अक्सर सामने आता है। हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि सामाजिक बदलाव का कार्य एक नीरस कार्य है, एक बोरिंग वर्क है, एक ऐसा काम है जिसमें आनंद नहीं है। इस समझ को हमें बदलने की जरूरत है। सामाजिक कार्य या समाज बदलाव का कार्य एक नीरस कार्य कैसे हो सकता है? सामाजिक बदलाव का एक सपना हमने देखा है। हमारे देश को एक समृद्ध और महान नागरिक राष्ट्र बनाने का सपना हमने देखा है। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन प्राप्त हो, इसका सपना हमने देखा है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके मनुष्य के रूप में उच्चतम स्थान प्राप्त करने का, उच्चतम उपलब्धि प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो, ये सपना हमने देखा। और इन सपनों को पूरा करने का कार्य बोरिंग कार्य या नीरस कार्य कैसे हो सकता है? पर ऐसी समझ बनी हुई है और उसको हमें बदलने की जरूरत है। इसलिए हमें हमारे हर एक कार्य में उस उत्साह को लेकर आना है।
हमारे हर एक कार्य को, गतिविधि को हमें आनंददायी बनाना है, उसमें हमें स्वयं आनंद प्राप्त करना है और साथ ही आनंद देना भी है। हमें इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है और हमें हमारी गतिविधि में आनंद को लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि सामाजिक बदलाव का काम आनंद का कार्य बनता है तो उसको सभी लोग करना चाहते हैं। जैसे कहीं पर कोई अच्छी एक्टिविटी हो रही है जिसमें लोग खुशी महसूस कर रहे हैं, उत्साह महसूस कर रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं, तो उसमें सभी लोग शामिल होना चाहते हैं। इसलिए सामाजिक बदलाव के कार्य को भी हमें आनंददायी और उत्साही बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो और वो नीरसता और वो जो बोरियत है वो महसूस ना करें। और इस दिशा में निरंतर हमें कार्य करते रहना होगा। जब हम सामाजिक आंदोलन में काम करते हैं तो हमारा अनेक लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, अनेक सदस्यों के साथ हम मिलकर काम करते हैं और ऐसा काम करते समय यह स्वाभाविक है कि हमें कभी कभी हमारे किसी सदस्य मित्र का व्यवहार बुरा लगे। ये संभव है कि उनकी कहीं कुछ बातें हमें अच्छी न लगे, हमें हर्ट करे, हमें दुख पहुंचाए। और जब ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? कभी कभी हो सकता है इसका स्वरूप बहुत तीव्र हो, कभी कभी संभव है कि वो वाद विवाद में बदले। पर ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय पे बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें यह अपने दिमाग में रखना है कि जो व्यक्ति है जिसके साथ आपका मनमुटाव है या फिर जिसके साथ आपका वाद विवाद हुआ है या जिसकी कोई बात या व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगा है, वह व्यक्ति अंततः आपके सपने को पूर्ण करने के लिए कार्य कर रही है। आपने जो सपना देखा है इस देश को महान समृद्ध नागरिक राष्ट्र बनाने का, उस सपने को पूर्ण करने के लिए वो व्यक्ति कार्यरत है। ये संभव है कि उसकी कोई बातें, उससे गलती हुई हो, उसके व्यवहार में ऐसी कोई चीजें आई हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ऐसी घटना हो गई, ऐसी कोई बुरी बात आपको लग गई, उसके लिए वो आपका दुश्मन नहीं बन जाती। राइट? वो उसके साथ आप काम करना बंद नहीं कर सकते। वो व्यक्ति आपके सपनों को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है और इसलिए इस समझ के साथ हमें साथ में काम करना है। दूसरी बात इसमें यह याद रखनी है कि जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, वह भी बदलाव की प्रक्रिया में है, वह भी पूरी तरह से नहीं बदले हैं और इसलिए हमें उनको बदलने का मौका देना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। उनकी कोई बातें हमें लगती हैं कि हमारे मूल्यों के विरुद्ध है, उनका कुछ व्यवहार हमारे मूल्यों के विरुद्ध हमें दिखता है, तो हमें उसको एक अच्छे तरीके से ध्यान में लाने की ज़रूरत है और उनको बदलने का अवसर देना है, वो मौका देना है, वो समय भी देना है। क्यों? क्योंकि हम बदल रहे हैं और अन्य सदस्य भी बदल रहे हैं। इसलिए हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि सभी लोग आज ही सभी हमारे मूल्यों को अपने विचार और व्यवहार में लाएं और उसी तरह का व्यवहार करें। तो इस बदलाव की प्रक्रिया को समझते हुए हमें हमारे मित्रों के साथ में, हमारे सहकर्मियों के, सहकारियों के साथ में आगे बढ़ना है और सामाजिक बदलाव का कार्य आगे पहुंचाना है। एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, कभी कभी जब हम मूवमेंट में काम करते हैं तो काम करते समय किसी एक सदस्य का व्यवहार या उनकी की हुई कोई बातें हमारे जो मूल्य हैं या हमारा जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके विरुद्ध जाता हुआ हमें दिखता है और तब हम एक गलती करते हैं। हम उस व्यक्ति का व्यवहार, उस व्यक्ति द्वारा कही गई या की गई बातों को सीधा सीधा मूवमेंट 21 से जोड़ के देखते हैं और ये कहते हैं कि मूवमेंट 21 ऐसा है, मूवमेंट 21 गलत है। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि उस व्यक्ति के द्वारा की गई गलती पूरे ऑर्गेनाइजेशन की गलती नहीं मानी जा सकती और ऑर्गेनाइजेशन को दोष नहीं देना चाहिए।
हमें उस व्यक्ति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वो व्यक्ति भी बदलाव की प्रक्रिया में है, पूरी तरह से बदली नहीं है, और इसीलिए उसको समय देना होगा। हमें कुछ मामलों में कठोर प्रयास करने होंगे, इसीलिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना हुआ है, उसका उपयोग होना चाहिए। हमें उस व्यक्ति के ध्यान में लानी होगी चीज़ें कि यहाँ वो गलती कर रहे हैं, यहाँ पर उनका व्यवहार या विचार हमारे मूल्यों के विपरीत जा रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति विशेष के या एक सदस्य के व्यवहार को मूवमेंट 21 का व्यवहार मानकर या मूवमेंट 21 की गलतियां खामी मानकर ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को दोष बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इससे संगठन का और हमारे आंदोलन का अहित होता है, और इसमें हमें बहुत समय और ऊर्जा देनी पड़ती है, जो एक्चुअली सामाजिक बदलाव के कार्य में लगनी चाहिए। एक और पहलू पर बात करते हैं, वो यह है कि जब भी नए सदस्य या फिर इवन पुराने सदस्य जब सामाजिक संगठन से जुड़ते हैं तो उनके प्रश्न होते हैं। मूवमेंट 21 में हम हमेशा एंकरेज करते हैं कि प्रश्न पूछिए, आपके जो भी प्रश्न हैं उनको आपके मन में नहीं रखिए, उनको पूछें, सही फोरम पे पूछें, जहाँ जब भी आपका अवसर प्राप्त होता है वहाँ पूछिए। और ये जो पूछने की प्रक्रिया है वो बहुत आवश्यक प्रक्रिया हम मानते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है, जो हमारे सदस्य हैं उनको यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, या फिर उनको लगता है कि उनके प्रश्न का उत्तर वैसा नहीं है जैसा वो चाहते हैं, या फिर किसी तरह से उस प्रश्न के उत्तर से वो उन्हें समाधान नहीं हुआ है, तो वे काम करना बंद कर देते हैं। कभी कभी वो कहते हैं कि जब तक इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं अब कोई काम नहीं कर सकती। तो मित्रों, इस बात को समझने की जरूरत है कि सामाजिक आंदोलन में हमारे पास ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको पढ़कर हम इस दिशा में आगे बढ़ें। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हमें आज इस वक्त मिल जाए और प्राप्त हो। यदि ऐसा होता तो ये कार्य बहुत आसान हो जाता और अब तक हो चुका होता। इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि सामाजिक बदलाव का कार्य प्रारंभ करने के लिए कुछ बुनियादी उत्तरों की ज़रूरत है। कुछ बुनियादी प्रश्नों के उत्तर हमारे पास होने चाहिए, उसकी समझ हमारे पास होनी चाहिए, बट सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण देकर मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि हमें 10 किलोमीटर दूर एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और घनी अंधेरी रात है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सामाजिक आंदोलन को उसमें रख के देखिए कि हमें अपने सामाजिक बदलाव के इन मूल्यों को स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो बहुत दूर है, और वहाँ जाने का तरीका कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है, और ये घनी अंधेरी रात है और मुझे वो 10 किलोमीटर दूर मेरा डेस्टिनेशन है, वहाँ पहुँचना है। तो मेरी क्या अपेक्षा होनी चाहिए? तो मेरी ये अपेक्षा हो सकती है कि आप 10 किलोमीटर में एक पूरे रास्ते में एक लाइन ड्रॉ करिए, एक रास्ता बनाइए और उस पूरे रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स लगा दीजिए, तभी मैं अपना प्रवास प्रारंभ करूंगी। मित्रों, ये न तो संभव है और न ही ये आवश्यक है, और यदि इस तरह की अपेक्षा हम करके चलते हैं तो हम प्रवास कभी प्रारंभ ही नहीं कर पाएंगे। और कोई समझदार सोशल ट्रांसफॉर्मर है, वो ये कहेगा या कहेगी कि मुझे आप पूरा रास्ता बना के मत दीजिए और पूरे रास्ते में 10 किलोमीटर तक स्ट्रीट लाइट भी मत लगाइए, मुझे एक टॉर्च दीजिए। उस टॉर्च के सहारे मुझे 10 फीट यदि दिखें तो उससे मेरा रास्ता तय हो जाएगा। सामाजिक आंदोलन का कार्य, सामाजिक बदलाव का कार्य बिल्कुल ऐसा है। कुछ बुनियादी प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाए, हमें आगे क्या करना है,
ये हमें पता चल जाए और हमारा लक्ष्य निश्चित हो, निर्धारित हो, उसकी दिशा हमें पता हो, तो उस छोटी सी टॉर्च के साथ में, मतलब कुछ बुनियादी प्रश्नों के उत्तर के साथ में, हम आगे बढ़ते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मित्रों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं मिला है, तो उसको सही फोरम में रेज करिए, उत्तर ढूंढने का स्वयं भी प्रयास करिए। पर यदि नहीं मिलता है या उसको मिलने में समय लगता है, तो अपना कार्य बंद मत करिए, अपना निरंतर कार्य जारी रखिए और यह विश्वास रखिए कि सही समय पे आगे बढ़ते हुए आपको वो उन प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य प्राप्त होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, कभी कभी जब हम मूवमेंट में काम करते हैं तो काम करते समय किसी एक सदस्य का व्यवहार या उनकी की हुई कोई बातें हमारे जो मूल्य हैं या हमारा जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके विरुद्ध जाता हुआ हमें दिखता है, और तब हम एक गलती करते हैं। हम उस व्यक्ति का व्यवहार, उस व्यक्ति द्वारा कही गई या की गई बातों को सीधा सीधा मूवमेंट 21 से जोड़ के देखते हैं और ये कहते हैं कि मूवमेंट 21 ऐसा है, मूवमेंट 21 गलत है। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि उस व्यक्ति के द्वारा की गई गलती पूरे ऑर्गेनाइजेशन की गलती नहीं मानी जा सकती और ऑर्गेनाइजेशन को दोष नहीं देना चाहिए। हमें उस व्यक्ति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वो व्यक्ति भी बदलाव की प्रक्रिया में है, पूरी तरह से बदली नहीं है और इसीलिए उसको समय देना होगा। हमें कुछ मामलों में कठोर प्रयास करने होंगे, इसीलिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना हुआ है, उसका उपयोग होना चाहिए। हमें उस व्यक्ति के ध्यान में लानी होगी चीज़ें कि यहाँ वो गलती कर रहे हैं, यहाँ पर उनका व्यवहार या विचार हमारे मूल्यों के विपरीत जा रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति विशेष के या एक सदस्य के व्यवहार को मूवमेंट 21 का व्यवहार मानकर या मूवमेंट 21 की गलतियां खामी मानकर ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को दोष बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इससे संगठन का और हमारे आंदोलन का अहित होता है और इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए संगठन को बहुत समय और ऊर्जा लगानी पड़ती है, जो एक्चुअली सामाजिक बदलाव के कार्य में लगनी चाहिए। यदि कोई मेरा मित्र या मेरी दोस्त जो मूवमेंट में है वो मुझसे अधिक कार्य करती हैं, मूवमेंट में ज़्यादा सक्रिय है, ज़्यादा समय देती हैं, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लेती हैं, तो मुझे क्या महसूस होना चाहिए? क्या मुझे ईर्ष्या होनी चाहिए? क्या मुझे बुरा लगना चाहिए, दुख होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा हमें देखने को मिलता है, तो इसके बारे में हमें ये याद रखना है कि वो व्यक्ति, वो हमारा मित्र मेरे सपने के लिए, मेरे सपने को पूर्ण करने के लिए कार्य कर रही है। और यदि कोई मुझसे अधिक कार्य करता है तो मुझे और ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। उसके अधिक कार्य करने से मुझे और अधिक मेरा योगदान बढ़ाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए और इसको हमें कोलैबोरेटिव वर्क के रूप में हमेशा लेना चाहिए। तो जब भी आप अपने आसपास के आपके साथी जो है मूवमेंट के, उनको अधिक कार्य करता हुआ देखें तो खुश होइए, उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करिए और उनसे प्रेरणा लेकर मूवमेंट में अपना योगदान बढ़ाइए। और यदि हम सब ऐसा करते हैं तो हम बहुत तेज़ी से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। सामाजिक आंदोलन में हम अक्सर इस बात को सुनते आए हैं कि सामाजिक संगठनों में और आंदोलनों में काम करना मतलब कुछ त्याग करना है। इस त्याग को हम अक्सर सामाजिक आंदोलन से जोड़कर देखते हुए आ रहे हैं। परिवार के सदस्य अक्सर ये कहते हुए देखे जाते हैं कि भाई ये त्याग क्यों कर रहे हैं। इस समझ को हमें बदलने की ज़रूरत है। सामाजिक आंदोलन में जो कुछ हम करते हैं वो हमें त्याग के भाव से बिल्कुल नहीं करना है और नहीं हमारे परिवार के और अन्य लोगों को यह दिखाना है या फिर यह अनुभव होने देना है कि हम कुछ त्याग कर रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो स्वप्रेरणा से कर रहे हैं। हम कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये करना ज़रूरी है। हम वो खुद के लिए, हमारे स्वयं के परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए ही कर रहे हैं
और उसमें त्याग नहीं है। ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और हम जो कुछ करें वो त्याग की भावना से न करें, हम उसको हमारे दायित्व और जिम्मेदारी की भाव से करें। और इसलिए हमें इसके प्रति कॉन्शियस रहना होगा, इसके प्रति हमें सजग रहना होगा और प्रयास करना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो त्याग के रूप में हम न दर्शाएं। यह आभास हम किसी को न होने दें कि हम त्याग कर रहे हैं या फिर किसी और को त्याग करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन में काम करना मतलब त्याग करना है, तो इस बात से ही बहुत से लोग डर जाते हैं। उनकी तैयारी नहीं होती है किसी तरह त्याग करने की। बट यदि आप उनको ये कहें कि उनका दायित्व और जिम्मेदारी है, तो वो तैयार हो सकते हैं काम करने के लिए। यदि आप उनको कहते हैं कि नहीं, आपको कुछ त्याग करना है, तो हो सकता है उससे वो डर जाए, हो सकता है उससे वो उसके लिए पूरी तरह से उस समय तैयार ना हो। इसलिए इस त्याग के भाव को पूरी तरह से त्याग देना है। हमें जिम्मेदारी और दायित्व का भाव अपने कार्य में लाना है और औरों के कार्य में भी उसी भाव को देखना है। एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है कि जब हम सामाजिक आंदोलनों में कार्य करते हैं तो हमें जो समय देना होता है इस कार्य में, वो कहीं ना कहीं हमारे पारिवारिक समय से, हमारे प्रोफेशनल जो लाइफ है, समय है, उसमें से ही निकाल कर देना होता है। और इसलिए प्रायः हम ये देखते हैं कि परिवारों का विरोध होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी परिवार का किसी सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है और वो वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ समय दे रहे हैं, तो परिवार के सदस्य उसको समझ नहीं पाते हैं और उसका विरोध करते हैं। और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि परिवार का विरोध और परिवार के विरोध के साथ हम सामाजिक कार्य में बहुत लंबे समय तक अपना अच्छा और उत्कृष्ट और जितना संभव है उतना योगदान नहीं दे पाएंगे। और परिवार के विरोध को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है परिवार के सदस्यों को भी इस आंदोलन में शामिल कर लेना। उनको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, उनको ये जानकारी होना चाहिए कि आप किस महान उद्देश्य के लिए और ख़ासकर आपके स्वयं के परिवार के लिए और समाज के लिए, उसके बेहतर वर्तमान और बेहतर भविष्य के लिए ही कार्य कर रहे हैं। और यदि ये समझ वहाँ पैदा हो जाती है तो परिवार से आपको विरोध नहीं होगा। और यदि परिवार का सहयोग आपके कार्य में आपको प्राप्त होने लगे तो आप जितना कार्य आज कर पा रहे हैं मूवमेंट के लिए, इस कार्य आंदोलन के लिए, उससे कहीं अधिक कार्य, कहीं अधिक उत्साह के साथ आप कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण विषय है, हम अक्सर ये सुनते हैं हमारे सदस्यों से भी और जो सदस्य नहीं हैं ऐसे लोगों से भी कि उनके पास समय नहीं है, समय की कमी है। और ये बात कहते हुए वो लोग या तो जुड़ते नहीं हैं या तो जुड़ भी जाते हैं तो जितना वो सहयोग कर सकते हैं इस कार्य में वो नहीं कर पाते। तो समय तो सबके पास बराबर है, लेकिन हमें समझने की भी ज़रूरत है कि सामाजिक आंदोलन में जो बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे उनसे कितना समय अपेक्षित है। क्या हम उनसे हर दिन प्रतिदिन 5, 4, 3 घंटे की अपेक्षा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे होंगे जिनको प्रतिदिन कुछ घंटे इस काम में देने होंगे, लेकिन 99% हमारे सदस्य जो होंगे वो ऐसे होंगे जिनको दिन में आधा घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा देने की अपेक्षा नहीं है। और इस आधे घंटे या 1 घंटे के समय में आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं यदि आप प्रतिदिन नियमित रूप से वो करते हैं। अलग अलग दायित्व आप ले सकते हैं, अलग अलग जिम्मेदारी आप ले सकते हैं जिसमें इतना ही समय प्रतिदिन लगता हो। खासकर स्वयं को बदलने की प्रक्रिया भी तो सामाजिक कार्य ही है। उसके लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ता है और प्रत्येक दिन, प्रतिपल आपको अपने विचारों व्यवहार में हमारे मानवीय मूल्यों को लाना होता है, उसका पालन करना होता है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन आधा घंटा से 1 घंटा अधिकतम इस सामाजिक कार्य में लगाएं, तो हमें हमारे उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे लगता है कि इतना समय लगभग हर व्यक्ति निकाल सकता है, चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, और इतने ही समय की अपेक्षा भी है।